हेलो फ्रेंड्स, कॉल पुट सीखो के थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप नए हैं और आपने पहले दोनों पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले उन पार्ट्स को देख लें ताकि इस वीडियो में बताई हुई चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ सकें। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि ऑप्शंस क्या होते हैं। ऑप्शंस थोड़े थोड़े रेंट एग्रीमेंट की तरह होते हैं। आसान तरीके से समझने के लिए आप ये मान लें कि जो लैंडलॉर्ड होता है वो ऑप्शन सेलर होता है, जो टेनेंट या किराएदार होता है वो ऑप्शन बायर होता है, और जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो ऑप्शन होता है। अब देखिए, हर रेंट एग्रीमेंट में उसकी एक वैलिडिटी डेट होती है जिसके बाद वो रेंट एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है। इसी तरीके से ऑप्शंस की भी एक एक्सपायरी डेट होती है जिसके बाद वो ऑप्शन वैलिड नहीं रहता है। तो जिस तरीके से उस रेंट एग्रीमेंट के आखिरी दिन के बाद वो रेंट एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, उसी तरीके से ऑप्शंस के एक्सपायरी के बाद वो ऑप्शन खत्म हो जाता है। तो जब रेंट एग्रीमेंट की डेट खत्म हो जाती है तो क्या होता है? टेनेंट का घर से कोई वास्ता नहीं होता है और लैंडलॉर्ड फिर एक नया एग्रीमेंट बनाता है और उसकी नई डेट उसमें डालता है। उसी तरीके से ऑप्शंस एक्सपायरी के बाद ऑप्शन खत्म हो जाते हैं और फिर नए ऑप्शंस बनते हैं। अब नए ऑप्शंस कौन बनाता है? नए ऑप्शंस ऑप्शन सेलर बनाता है, जिस तरीके से नया एग्रीमेंट लैंडलॉर्ड बनाता है। तो आखिर ये ऑप्शंस एक्सपायरी में होता क्या है? ऑप्शंस एक्सपायरी में ऑप्शन का सेटलमेंट होता है। जब आप रेंट पे रहते हैं और जब आपका रेंट एग्रीमेंट का आखिरी दिन निकल जाता है तो उसके बाद क्या होता है? आपका और लैंडलॉर्ड का सेटलमेंट होता है। किसको कितने पैसे देने हैं, किसको किससे पैसे लेने हैं, उसका हिसाब किताब होता है। उसी तरीके से ऑप्शंस एक्सपायरी के बाद ऑप्शंस का सेटलमेंट होता है। बायर को कितने पैसे देने हैं, सेलर को कितने देने हैं या लेने हैं, इसका हिसाब किताब होता है। और उसके बाद जिसको पैसे देना होता है वो पैसे दे देता है, जिसको पैसा लेना होता है वो पैसे ले लेता है, और फिर वो ऑप्शन का लेन देन नल एंड वॉइड हो जाता है। और फिर नए सिरे से ऑप्शन सेलर सेलिंग करना शुरू करते हैं और ऑप्शन बायर बाइंग करना शुरू करते हैं। मान लीजिए 24 सितंबर को ऑप्शन की एक्सपायरी है और आप 20 सितंबर यानी कि एक्सपायरी से पहले ही अपनी ऑप्शन की पोजीशन क्लोज करके निकल जाते हैं। तो ऑप्शन एक्सपायरी का आप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपकी तो कोई पोजीशन बनी नहीं है, तो आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ना किसी को देना है ना किसी को लेना है, आपका हिसाब पहले ही हो चुका है। तो एक्सपायरी से पहले पोजीशन कैसे बनाई जाती है, काटी जाती है, ये हमने पिछले वीडियोस में दिखाया है। ऑप्शन एक्सपायरी में उन्हीं लोगों पर इफेक्ट पड़ता है जो अपनी पोजीशन को क्लोज नहीं करते हैं और उन्हें ऑप्शन एक्सपायरी में जाने देते हैं। उन्हीं का लेन देन होता है ऑप्शन एक्सपायरी में। तो अगर आप ऑप्शन एक्सपायरी के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं तो ऑप्शन को एक्सपायरी होने से पहले क्लोज कर दें। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑप्शन एक्सपायरी में सेटलमेंट होता है। अब सेटलमेंट दो तरीके का होता है, कैश सेटलमेंट और फिजिकल सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट में होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब कैश में होता है और आपके अकाउंट में पैसा पहुंचा दिया जाता है या आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है लॉस के केस में, और प्रॉफिट के केस में आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाता है। तो ये तो हो गया कैश सेटलमेंट। फिजिकल सेटलमेंट में क्या होता है? फिजिकल सेटलमेंट में कैश का लेन देन नहीं होता है, शेयर का लेन देन होता है। यानी कि अगर आपने कॉल बाय किया है तो आपको शेयर मिलेंगे और आपने पुट बाय किया है तो आपको शेयर देने पड़ेंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो फिजिकल सेटलमेंट होता है वो स्टॉक के ऑप्शंस में होता है और कैश सेटलमेंट इंडेक्स के ऑप्शन में होता है। क्योंकि इंडेक्स का कोई शेयर तो होता ही नहीं है, तो शेयर का सेटलमेंट कैसे होगा इंडेक्स में? तो इस वजह से अगर आप फिजिकल सेटलमेंट के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं तो स्टॉक के ऑप्शंस में काम मत करिए। इंडेक्स में करेंगे यानी कि बैंक निफ्टी ऑप्शन में या निफ्टी ऑप्शन में, तो आपका सेटलमेंट हमेशा कैश में होगा।
इन जनरल हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी पोजीशंस को एक्सपायरी से पहले ही काट दें, क्योंकि सेटलमेंट के कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लग सकते हैं। आइए अब थोड़ा हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमें ऑप्शन की पोजीशन में कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा एक्सपायरी के दिन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप ऑप्शंस की पोजीशन को एक्सपायरी से पहले काट देते हैं तो इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है और हमने पिछले वीडियोस में आपको दिखाया है। मान लीजिए आपने 100 रुपए में एक कॉल ऑप्शन को खरीदा और एक दिन बाद या 2 दिन बाद उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो 50 रुपीज का आपका प्रॉफिट। इसके बाद आपको एक्सपायरी से कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्शन को एक्सपायरी में छोड़ देते हैं तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, आइए इस पर थोड़ा हम बात करते हैं। मान लीजिए आपने 5 सितंबर को एक ऑप्शन खरीदा। ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस क्या है? 11,500। और इस ऑप्शन को खरीदने के लिए आपने 100 रुपए पे किए, तो 100 रुपए आपके अकाउंट से निकल गए और ऑप्शन आपको मिल गया। अब आपने इस पोजीशन को क्लोज नहीं किया और उसे एक्सपायरी पे ले गए। अब आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा इस पर यह डिपेंड करता है कि एक्सपायरी कहां होती है। मान लीजिए कि आपकी एक्सपायरी आपके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर होती है, तो आपका स्ट्राइक प्राइस क्या है? 11,500 और आपकी एक्सपायरी कहां हो रही है? 11,600। अब आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है, तो कॉल ऑप्शन के केस में अगर एक्सपायरी आपके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर होती है तो आपको पैसे मिलते हैं। तो आपका स्ट्राइक प्राइस कितना था? 11,500 और एक्सपायरी कितने पे हुई? 11,600। तो एक्सपायरी के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे? 11,600 माइनस 11,500, यानी 100 रुपीज आपको मिलेंगे। तो एक्सपायरी के बाद 100 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब आपने ऑप्शन को खरीदा था तो आपने कितने पैसे दिए थे? 100। तो पहले आपने 100 खर्च किए, एक्सपायरी में आपको 100 मिले, तो इस पूरे सौदे का आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 100 माइनस 100 यानी कि 0। तो आप देख सकते हैं कि आपने कॉल खरीदा और आपकी एक्सपायरी आपके फेवरेबल तरीके से हुई, यानी कि आपके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर के लेवल पर हुई और आपको सेटलमेंट पर पैसे भी मिले, लेकिन स्टिल आपने प्रॉफिट नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि आपने महंगे दाम पर ऑप्शन को खरीदा था। आइए अब देखते हैं कि अगर आपने उस ऑप्शन को 90 रुपीज में खरीदा होता तो क्या होता। तो वंस अगेन आपका कॉल का स्ट्राइक प्राइस क्या है? 11,500। एक्सपायरी कहां हुई है? 11,600। तो जब एक्सपायरी के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे? आपको मिलेंगे 100 रुपीज। और आपने जब ऑप्शन को खरीदा था तो कितने में खरीदा था? 90 रुपीज और एक्सपायरी पर आपको मिले 100 रुपीज, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ? 10 रुपीज। तो 10 रुपीज का आपको ऑप्शन में फायदा हुआ। अब एक लॉट की अगर आपकी पोजीशन है तो 75 का लॉट है, तो 75 इंटू 10 750 रुपीज आपको मिले। ऑफ कोर्स इसमें ब्रोकरेज वगैरह, टैक्सेस वगैरह ये हमने इंक्लूड नहीं किया है, इसका आपको ध्यान में रखना है। अब आइए पुट की बात करते हैं। तो पुट में प्रॉफिट हमें एक्सपायरी पे तब मिलता है जब एक्सपायरी स्ट्राइक प्राइस से नीचे होती है। दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि कॉल के केस में जब एक्सपायरी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर होती है तो एक्सपायरी के सेटलमेंट में आपको पैसे मिलते हैं। अगर एक्सपायरी स्ट्राइक से नीचे होती है कॉल के केस में तो आपको पैसे नहीं मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता है। तो आपको कुछ देना भी नहीं पड़ता है, कुछ लेना भी नहीं पड़ता। वही अगर पुट की बात करें तो इसका उल्टा होता है। तो अगर एक्सपायरी आपके स्ट्राइक से नीचे होती है तो उसका डिफरेंस आपको एक्सपायरी पर मिलता है, और अगर एक्सपायरी आपके स्ट्राइक से ऊपर होती है तो आपको कुछ नहीं मिलता है और आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता है। तो आइए अब देखते हैं 11,500 का पुट। मान लीजिए इसको आपने 200 रुपीज में खरीदा और आपकी एक्सपायरी हुई 11,600 रुपीज में। अब पुट में आप चाहेंगे कि एक्सपायरी आपके स्ट्राइक प्राइस से नीचे हुई, लेकिन यहां तो ऐसा हुआ नहीं है, तो आपको ना कुछ देना है ना लेना है। एक्सपायरी में आपको जेब से एक पैसा नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखिए कि आपने जब वो ऑप्शन खरीदा था
तो आपने 200 रुपए में खरीदा था, यानी 200 रुपीज में परचेस किया था, तो वो तो आपके गए। और जब एक्सपायरी का सेटलमेंट हुआ तो आपको कुछ मिला नहीं, तो नेट आपका 200 रुपीज का लॉस रहा। सिमिलरली अगर आप वही ऑप्शन 180 रुपीज में खरीदते तो सेम सिचुएशन होती, एक्सपायरी में आपको कुछ नहीं मिलता और नेट आपका 180 रुपीज का लॉस होता। अब आइए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम वो सिचुएशन देखेंगे कि जब आपके स्ट्राइक प्राइस से नीचे एक्सपायरी होती है। तो स्ट्राइक प्राइस से जब नीचे एक्सपायरी होगी तो कॉल के केस में ना आपको कुछ पैसा मिलेगा ना आपको कुछ देना है एक्सपायरी के टाइम पे, तो आपका वहां पे नील प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। लेकिन आपने अगर ऑप्शन 100 रुपीज में परचेस किया है तो वो तो आपके गए और एक्सपायरी पे भी आपको कुछ नहीं मिला, तो नेट आपको 100 रुपीज का लॉस होगा। वही अगर आपने 90 रुपीज में परचेस किया तो आपको नेट लॉस 90 रुपीज का होगा। अब पुट का एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपने 11,500 का पुट 200 रुपीज में परचेस कर लिया, इसके बाद आपने उसे एक्सपायरी के लिए छोड़ दिया। अब एक्सपायरी जो होती है वो 11,300 में होती है, तो एक्सपायरी के बाद आपको 200 रुपीज आपके अकाउंट में आएंगे। लेकिन जब आपने ऑप्शन को परचेस किया था तो ऑलरेडी आपने 200 रुपए खर्च कर दिए थे, तो 200 माइनस 200 नेट आपका जीरो प्रॉफिट। अगर आपने वही ऑप्शन 180 रुपीज में खरीदा था तो वंस अगेन एक्सपायरी के बाद आपको 200 रुपीज मिलेंगे। 200 में से 180 निकाल दीजिए तो आपका जो नेट प्रॉफिट है 20 रुपीज है। वंस अगेन आपको लॉट साइज से मल्टीप्लाई करना है और ब्रोकरेज वगैरह सारा इसमें से आपको निकालना है। तो दोस्तों इस तरीके से ऑप्शंस की एक्सपायरी की कैलकुलेशन होती है। वंस अगेन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोशिश करिए कि पोजीशन को एक्सपायरी तक ना छोड़े। एक्सपायरी से पहले यानी एक्सपायरी वाले दिन 2-2:30 बजे से पहले, यानी कि जो उसका कट ऑफ टाइम है वो अपने ब्रोकर से आप चेक करिए और उससे पहले ही पोजीशंस को क्लोज कर दीजिए। अब मैं ऑप्शंस एक्सपायरी के बारे में आपसे एक दो चीजें और शेयर करता हूं। पहली चीज ये कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑप्शंस की अलग अलग एक्सपायरी की डेट्स होती हैं। जैसे आप दवाई खरीदने जाते हैं तो आप अगर 4-5 दवाई लेकर आते हैं तो हर दवाई की अलग अलग एक्सपायरी डेट होती है। तो यूजुअली जो एक्सपायरी डेट्स डिसाइड होती हैं और वो एक्सचेंज के द्वारा डिसाइड होती हैं वो वीकली होती है, यानी कि हर हफ्ते की एक एक्सपायरी डेट होती है और एक महीने की होती है। तो आप देखेंगे कि एक एक हफ्ते के अंतर में आपको एक्सपायरी की डेट्स ऑप्शन की मिल जाएंगी। और ऑप्शंस की एक्सपायरी थर्सडे को होती है हर हफ्ते, और अगर थर्सडे का दिन छुट्टी होगा तो वो एक दिन पहले यानी वेडनेसडे को होगा, और अगर वेडनेसडे भी छुट्टी होगी तो वो ट्यूसडे होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें कौन सी एक्सपायरी को चूज करना चाहिए। एक्सपायरी चूज करने के लिए हमें कई चीजों को देखना पड़ता है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि आप कितने दिन तक ऑप्शन को होल्ड करना चाहते हैं। मान लीजिए आप ऑप्शन को 2 दिन तक होल्ड करना चाहते हैं तो आप ऐसे ऑप्शन को चूज करना नहीं चाहेंगे जिसकी एक्सपायरी 1 साल बाद हो, या आप अगर पूरे 1 महीने तक लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन को खरीदना चाहते हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि मैं ऐसा ऑप्शन पिक करूं जिसकी एक्सपायरी 2 दिन के बाद हो। तो कितने दिनों तक आप ऑप्शन को होल्ड करना चाहते हैं उस हिसाब से एक्सपायरी को चूज करिए। एक और चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि एक्सपायरी जितनी दूर होगा ऑप्शन का उतना ही ऑप्शन महंगा भी होगा, यानी उसका प्राइस उतना ज्यादा होगा। तो मान लीजिए 11,500 का अगर कॉल मैं इस हफ्ते का लेता हूं उसका भाव मान लीजिए 100 रुपए है, अगले हफ्ते का एक्सपायरी का अगर मैं लूंगा तो उसी स्ट्राइक प्राइस का भाव 200 रुपए होगा। अगर मैं उसे 1 महीने बाद का लूंगा तो हो सकता है वो 400 रुपए हो। तो जितने दूर आपका एक्सपायरी होगा उतना ही आपका ऑप्शन का दाम ज्यादा होगा। और अंत में एक और चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा जिसे हम कहते हैं टाइम डिके। तो जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास आते जाते हैं तो ऑप्शन का भाव तेजी से गिरने लगता है। तो इस वजह से एक्सपायरी के बहुत नजदीक जब आप हो तो ऑप्शंस को बहुत कुछ सोच समझकर खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर आपने 100 रुपए में खरीदा एक्सपायरी वाले दिन तो आप देखेंगे कि उसका प्रीमियम बहुत तेजी से उस दिन गिर रहा है।
तो इसलिए हम ऑप्शन में कहते हैं टाइम इज मनी, यानी ऑप्शन के पास जितना टाइम है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा है। सो दोस्तों, इसी के साथ ऑप्शंस एक्सपायरी के टॉपिक को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपके कमेंट को मैं पढ़ूंगा और जहां तक पॉसिबल होगा मैं उसका जवाब दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा इस सीरीज का और आपसे ऑप्शंस के किसी और टॉपिक पर बात करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।